हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जेकेएसएसबी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उस पे अगला जो नंबर है वो है आपके स्टॉक असिस्टेंट का। 14 तारीख को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिलहाल इसके साथ वेटरनरी फार्मासिस्ट का भी एग्जाम था जो 21 को था, बट उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो बच्चे वेटरनरी फार्मासिस्ट के हैं, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा इस पेपर के बाद कि लेवल किस तरीके का रह रहा है, क्योंकि सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो आज हम बात करेंगे कि अब ये लास्ट के 7 दिन हम किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि जो हमारी तैयारी है उसमें इम्प्रूवमेंट और हो सके। जो थोड़ी सी कमी अभी भी हम लोग चेक करते हैं टेस्ट में, वहां पे बच्चे उसको भी सुधार सकें। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है वो लाया था इस एग्जाम के लिए, जो जनवरी के एग्जाम्स हैं हम लोग हमारे। अभी तक आपको बता दूं कि 60 टेस्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं इस पूरे आप लोगों के एग्जाम के। हम यहाँ पे एक और टेस्ट, जो हमारा टेस्ट नंबर 8 होगा, इसको भी अपलोड कर देंगे आज ही। लेकिन जो लास्ट के 2 टेस्ट हैं जो वेटरनरी फार्मासिस्ट के हैं, ये हम लोग आपके एग्जाम के बाद करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं फिलहाल स्टॉक असिस्टेंट के टेस्ट के बारे में। वैसे भी हम लोगों ने ये कहा है कि लास्ट के 5 दिन जब आप लोगों के बचेंगे, यानी कि 9 जनवरी के दिन, उसके बाद से आप लोग टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ हम लोग हर एग्जाम से पहले क्लियर कर देते हैं। आप तब भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने अगर 10 और 21 को भी ध्यान में रख के बनाया था, तो भी लास्ट के 4 से 5 दिन कोई बच्चा किसी भी तरीके का कोई भी टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट नहीं करेगा। आप लोग अगर अभी देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हैं। तो ये आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इस टेस्ट सीरीज को अलग निकाला जाए, तो वो भी ऑलरेडी अलग अवेलेबल है। अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसका जो एनालिसिस है, ये जो कट ऑफ की बात कर रहे थे बच्चे, वो एक सिंगल लेक्चर में हम लोग आपको दे देंगे। बट अब मैं मानता हूं कि उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात अब यहाँ पे करेंगे। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग कोड यूज़ कर लीजिएगा, स्पेशल आपको 40% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ सिलेबस के ऊपर, पैटर्न के ऊपर। क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है एग्जाम के टाइम पे। देखो, 120 क्वेश्चन है और आपका जो टाइम है वो है 120 मिनट। ठीक इसी से आज से कोई अगर हम बात करें महीना पहले, हम लोगों ने 10 दिसंबर को मेजॉरिटी बच्चों ने एग्जाम दिया था वीएलडब्ल्यू का, जिसमें हम लोगों ने देखा था जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम की तरह ही था। बट अगर मैं स्टॉक असिस्टेंट और वीएलडब्ल्यू के सिलेबस को कंपेयर करूं, तो स्टॉक असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो उसका 50% भी नहीं है। अब यहाँ पे एक एडवांटेज क्या होगी, देखो, वीएलडब्ल्यू में बच्चों ने 80, 85, 86 पर स्कोर करा, 88 तक कट ऑफ गया। लेकिन वहाँ पे वैकेंसीज जो थी वो ज़्यादा थी, इस पेपर में वैकेंसीज कम है। लेकिन यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि बच्चे जो है वो स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। अब उस पर बात करेंगे। सबसे पहली सेक्शन आती है यहाँ पे हमारी मैथ की, बेसिक मैथ की सेक्शन की बात करूँ, 20 नंबर की ये सेक्शन है। आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है हमें एक्यूरेसी का। इस सेक्शन में हम लोग पूरे के पूरे 20 के 20 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं अगर हम लोगों ने इन चैप्टर्स को पढ़ा। और यहाँ जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं उसमें मैं देखता हूँ बच्चे 17, 18, 16 इसके ऊपर ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग सोचते हैं कि आपको यहाँ पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर हम बात करें तो ये आपके 7-8 से ज़्यादा नहीं है। अब करना किस तरीके से है, देखो, आप लोगों का काम क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए आप लोग आज के लिए पहला चैप्टर उठाते हो परसेंटेज, ठीक है। आप लोग गूगल पे जाओ, डायरेक्ट सर्च करो, वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। आप लोग को बहुत सारे चैनल दिख जाएंगे जहाँ पे ये चैप्टर्स आपको दिखे हैं। भर भर के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि पर डे अभी के लिए इस सेक्शन में आप हर एक चैप्टर के मिनिमम 30 एमसीक्यूज जो हैं उसको सॉल्व करो। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। जैसे मान लो अभी मैं बैठा हूँ, मैंने मैथ सेक्शन को पढ़ना है, मेरे पास 2 से 3 घंटे का टाइम है। उसके लिए अब किस तरीके से करना है, परसेंटेज के 20 से 30 एमसीक्यूज लगाओ, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को टच करो, ताकि पेपर में जो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग सॉल्व कर लो। एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, वहां से भी आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये चीजें आपको एडवांटेज देके जाएगी, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसमें आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो अपनी 100%। और आपका जो स्कोर है वो आप 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर कर सकते हो। ये तो थी पहली सेक्शन। इस सेक्शन का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, क्या करना है। हाँ, कई बच्चे कहते हैं कि सर मेंसुरेशन किस लेवल की पढ़ें, तो देखो, मेंसुरेशन में एटलीस्ट जो जहां तक मुझे लेवल लगता है वो ये है कि आपको बेसिक फॉर्मूला सबके पता होने चाहिए। फिर वो आपका स्क्वायर हो, सर्कल हो, क्यूबॉइड हो, कि क्यूब हो, सिलेंडर हो,
कौन हो, इनके बेसिक पता होने चाहिए कि वॉल्यूम क्या होती है, 1/3πr²h। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक आप लोगों को सबके ना बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट नहीं बनेगा, जहाँ तक हम लोगों का आइडिया और जहाँ तक हम लोगों का एक्सपीरियंस है। बट इस सेक्शन को आपको करना पड़ेगा, इसमें आप लोग लीड ले सकते हैं। लीड किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी सेक्शन की बात करते हैं बेसिक रीजनिंग, और इसमें तो आपको बता दूं कि इसमें हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर एग्जाम में एरर का जो है स्कोप नहीं है। आप लोग ये चीज़ नहीं कह सकते सर ऑप्शन गलती से गलत मार्क कर दिया था, क्योंकि वैकेंसीज कम होने की वजह से क्या होता है, चीज़ें थोड़ी हमें ध्यान से आराम से करेंगे तो गारंटी ये पेपर आप लोग अच्छा करके आएंगे। क्योंकि टॉपिक्स के जो नाम हैं वो बहुत बेसिक हैं, और ये सब आप लोगों को हम लोगों ने भी पढ़ाए हुए हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिले हुए हैं, टेस्ट भी देखता हूँ कि बच्चे इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस आपको इस सेक्शन में क्या करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जो जितना ईजी होता है वो उतना ही ट्विस्ट के साथ आता है, वो उतना ही टाइम वेस्ट करवा सकता है। घर से कोई बच्चा किसी भी तरीके का टारगेट नहीं लेके जाएगा कि हमें 20 में से तो 20 यहाँ पे करने ही करने हैं। आप लोग घर से टारगेट लेके जाना कि आप लोगों को इस सेक्शन में टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट करना, जिसका लॉजिक स्ट्राइक नहीं होता उसको मार्क फॉर रिव्यू। अब यहाँ पे OMR में मार्क फॉर रिव्यू किस तरीके से होगा, आप क्वेश्चन नंबर जैसे मान लो 1 है, नहीं समझ आ रहा क्या लॉजिक है, नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से ये चीज़ होगी, अब उसको सर्कल करके आगे बढ़ जाना। आप लोग पहले पेपर सॉल्व कर लेना, उसके बाद इस सेक्शन पे आओगे, आराम से इसको अटेम्प्ट करके आप लोग इसमें जो है स्कोर कर लोगे। क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है VLW का, और दिमाग में ये बिल्कुल भी कोई मत लेके जाना कि अगर मैंने VLW में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करा तो मैं तो ये कर ही लूँगा। या फिर ये भी अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि मेरे VLW में इस सेक्शन में मान लो 2-3 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए तो यहाँ भी होंगे। जो हो गया वो हो गया। मैं अपनी अगर बात करूं तो दिसंबर में मैंने जब एग्ज़ाम देता था, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था सेम, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था। कट ऑफ से मेरे 25 नंबर कम थे, 135 कट ऑफ था। मेरे नंबर इसके 105 के करीब करीब, 105 110 के करीब करीब थे, या 117 इतने ही रेंज में थे, 15 20 25 नंबर कम थे। बट जब जनवरी में एग्ज़ाम हुआ और मेरे उस एग्ज़ाम में मेरे फ्रेंड्स थे, उनके नंबर 138 139 थे, लेकिन जब जनवरी में एग्ज़ाम हुआ मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर उस एग्ज़ाम को मैंने अटेम्प्ट करा था। उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में मेरा स्कोर 132 गया था, कट ऑफ 105 गया था, और मेरे फ्रेंड्स के मार्क्स 108-9 आए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने एक महीने में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई तैयारी कर ली थी। बस अब वहाँ पे क्या था, दिसंबर में मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया था, जनवरी में मैंने अपने आप को पैनिक नहीं होने दिया था, और अपनी पूरी तैयारी जो है वो मैं जनवरी वाले एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर रहा था, जिसमें मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो हो गया वो हो गया, जो अभी सामने है उसको टारगेट करो। क्योंकि VLW से अच्छी पोस्ट है, लेवल अच्छा है, सैलरी अच्छी है, और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी है, बस खुद पे भरोसा रखना है। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, बेसिक इंग्लिश। देखो बेसिक इंग्लिश में भी वापस से टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन हो। हाँ, ये दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकती हैं पेपर में, लेकिन इसको भी करने का एक तरीका है। या तो ये JKSSB बहुत ईजी पूछ रहा है, अगर मॉडरेट लेवल का पूछेगा या डिफ़िकल्ट लेवल का पूछेगा तो सबके लिए एक जैसा होगा। अगर आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट रहता है, आप ऑप्शन अप्रोच से जा सकते हो। कई बार क्या होता है, एंटोनिम सिनोनिम्स में हम लोगों ने भी टेस्ट में क्वेश्चन डाला था, जानबूझ के मैंने उस क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करी थी, मैंने नॉट अ सिनोनिम डाला था, यानी कि पूछा एंटोनिम था और बहुत सारे बच्चों ने उसमें गड़बड़ करी थी। तो यहाँ पे आराम से पढ़ लेना। क्वेश्चंस जो हम लोग टेस्ट में डालते हैं, 3-4 क्वेश्चंस बीच में हम लोग जानबूझ के ऐसे मॉडिफाई करते हैं, जो फिर आप लोग जब बाद में एनालिसिस करते हो तो सोचते हो हाँ यार ये तो हमें आता था। वैसे ही JKSSB भी पेपर में करता है, इजी क्वेश्चंस के बीच में एक ट्रिकी क्वेश्चन डाल देगा जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बट आपको आराम से अटेम्प्ट करना है हर एक चीज़ को। रिवाइज अब इस पर्टिकुलर सेक्शन को किस तरीके से करा जाए, देखो रिविजन के लिए टॉपिक बहुत बेसिक है। आप लोगों ने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोग उन नोट्स को रिवाइज करो। आप लोगों को वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे दे जाएगा। आप लोग बस रिवाइज करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, टेस्ट में कोशिश करो कि 30 नंबर की अगर सेक्शन है तो 20 प्लस तो आप लोग स्कोर करें ही करें। हम लोग पैसेज जो है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग के टेस्ट में हम लोगों ने डिफिकल्ट डाला था, इस वजह से कि टाइम जो है आप लोग अच्छे से कंज्यूम करें, रीडिंग जो हैबिट है एक डेवलप करें। क्योंकि देखो हर किसी बच्चे के अंदर ना पढ़ने की हैबिट नहीं होती, और अगर 30 नंबर की सेक्शन में लिखा हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी पेपर में दिखेंगे, क्योंकि बाकी सेक्शंस के क्वेश्चन 2-2 3-3 ही होंगे। अब आर्टिकल्स हैं, MCQs लगाओ जितने लगा सकते हो,
प्रेपोजिशंस के आप लोग चेक कर लो, रूल्स जो प्रॉपर बेसिक ग्रामर रूल्स हैं उसको पढ़ लो, वर्ब्स के लिए आप पढ़ लो। आप लोग ये टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर लोगे तो इस सेक्शन में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर फाइनेंस पढ़ें या फिर हम स्टॉक असिस्टेंट पढ़ें, इस पे भी हम लोग बात अभी करेंगे। अब बात करते हैं जो पर्टिकुलर इस एग्जाम में गेम चेंजिंग सेक्शन होगी, वो है आपकी जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। कुछ बच्चे हमें कहते हैं सर आप साइंस के टेस्ट में 10 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस क्यों डाल रहे हो? तो मैं सिर्फ एक ही रीजन है, थोड़ा सा अगर आप साइंस की सेक्शन इस सेक्शन का नाम ही पढ़ोगे ना, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, तो साइंस के कितने क्वेश्चंस आएंगे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट आप इसको ये नहीं मान सकते कि साइंस के आपको 2-3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जैसे हर एग्जाम में दिखते हैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली सेक्शन का नाम साइंस लिखा है, तो आप चीजें जो है यहाँ पे देख सकते हो। अब पहली चीज आती है जनरल करंट इवेंट्स की, कि ये करंट इवेंट्स नेशनल लेवल के कहाँ से पढ़ें। तो देखो मैं आपको बता दूं, हम लोग अभी टेलीग्राम में आज इस लेक्चर के बाद मैं जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे जो मेजर एप्स थी, वो जो ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इंडेक्स रैंकिंग थी, या फिर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इसके ऊपर, तो मैं लेक्चर लेके आऊँगा। ये पीडीएफ्स मैं हमारे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, या तो ये आप लोगों के जो ऐप पे पेड कोर्स है मैं वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको जहाँ से भी कंफर्टेबल है वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करूं, देखो स्पोर्ट्स के बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि आपको करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब करंट इवेंट्स में दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, जो अभी रिसेंटली एशियन गेम्स हुए थे उसमें किसने मेडल जीते किसने नहीं जीते। इसके बाद अभी जो न्यूज़ में था, जो खेल रत्न पुरस्कार मिला गया है 2 टेबल टेनिस प्लेयर्स का, कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताना। इसके बाद आपका अर्जुन अवार्ड मिले हैं बहुत सारे प्लेयर्स को, तो उनके नाम रीड कर लेना, किस किस स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस फील्ड में खेलते हैं, वो पता होना चाहिए। इसके अलावा ना स्पोर्ट्स का ना स्टैटिक पार्ट भी आपको पता होना चाहिए कि कबड्डी में कितने प्लेयर्स खेलते हैं, यानी कि, या फिर अगर हम बात करें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जाएगा, ये वेन्यूज याद रखने, ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे अगले, पुराना वाला कहाँ पे हुआ था, 2020 का कहाँ पे हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स सेक्शन पर्टिकुलरली मेंशन है, तो 4 से 5 क्वेश्चंस भी इस सेक्शन से टच किए जा सकते हैं। इंडिया कल्चर, अब इंडियन कल्चर की अगर बात करूं, सबसे वास्ट टॉपिक अगर कोई पूछेगा ना कि कौन सा है, वो है इंडियन कल्चर। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी आ जाती हैं। अब ये डिपेंड करेगा किस बच्चे ने कितना डीप पढ़ा है। फिलहाल के लिए आपको बस यही सजेस्ट करूंगा, जो आपके नोट्स हैं आप उसको गो थ्रू करो, जहाँ से भी पढ़े हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नोट्स को ही रिवाइज करते चलो, बार बार रिवाइज करो, ताकि वहाँ से आप लोगों का जो रिवीजन है वो होता रहे। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो क्वेश्चन वहाँ से पढ़ा हुआ भी आ जाएगा, और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आप जितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन कोई एक वहाँ से बन के अब एग्जाम में पूछ लिया जाएगा जो आपको नहीं पता होगा। तो बेटर ये है कि आप इस सेक्शंस पे अब कुछ नया ना पढ़ के पुराना ही नोट्स को रिवाइज करो। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी को आप लोग कर सकते हो। इसके लिए हम लोगों ने अभी सेशंस भी लाए हैं। कल हम लोगों ने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री के भी, जिसमें मैंने देखा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एंशियंट और मिडीवियल के लिए जो बच्चे पूछते हैं ना रिवीजन कैसे करें, ऐप पे मैंने एक पीडीएफ डाली है मिडीवियल की, उसको आप लोग बस गो थ्रू कर लो। और जो एंशियंट हिस्ट्री का हम लोगों ने आपको वहाँ पे पढ़ाया वो मोर देन सफिशिएंट है। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदास, ये सारे हम लोगों ने कवर करे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ से निकलने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। कैपिटल और स्टेट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से एक नंबर आपका आसानी से बन सकता है, अगर क्वेश्चन जो है बेसिक पूछा गया। पता नहीं क्यों मैं बार बार इस लेक्चर को डिस्कस करता हूँ हर बार, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये गैस है, प्योर गैस है, कि लक्षद्वीप का ये पूछा जाएगा। अब वो एग्जाम में अगर पूछा गया तो अलग बात है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि जेकेएसएसबी इस क्वेश्चन को यहाँ पे यही पूछेगा। अब वो एग्जाम पे देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, बट ये क्वेश्चन भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट ऐसी थी जिसकी 3 कैपिटल्स थी। अब तो चेंज हो चुका है, बट आपको पता होना चाहिए कैपिटल्स के स्टेट्स के नाम, जो बेसिक नाम है वो तो सबके पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट का है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर आपके बन जाएंगे। तो ये याद रखना है। जनरल साइंस, अब यहाँ पे ये ट्विस्ट है, जर्नल साइंस के लिए आपको वापस से इसमें ब्रह्मांड के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी जर्नल साइंस में आ जाती हैं। आपको, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है 9th 10th की एनसीईआरटीज, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं
रिवीजन के तौर पे देखो, अपने नोट्स तो आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन रिवाइज करने के लिए आप एक बार उनको गो थ्रू कर लो, बहुत है। अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन से ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं बनने के चांसेस हैं, अगर बनेंगे भी तो बहुत बेसिक होंगे। आप लोगों को टेस्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी 3-3 4-4 क्वेश्चंस करके इसके काफ़ी क्वेश्चन 40-50 एमसीक्यूज यहाँ पे करवा दिए हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, जो ये सेक्शन है, देखो ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की क्या है, ये हम लोगों ने आपको नो योर डिस्ट्रिक्ट में सारी पढ़ा दी है। ठीक है, नो योर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की हिस्ट्री कवर हो जाती है, ज्योग्राफी कवर हो जाती है, कल्चर कवर हो जाता है। हाँ, हिस्ट्री के लिए आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हो, कौन कौन सी डायनेस्टी कब आई थी, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से काम हुआ था, वो आपको पढ़ना है। कल्चर आप लोगों का सारा हम लोगों ने यहाँ पे करवा दिया है। इसके अलावा कल्चर में क्या आते हैं, मैंने वो भी अलग से फोक डांस को यहाँ पे कवर करवा दिया है, जितने भी हमारे होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जिस तरीके से जो शादी की ब्याह के टाइम पे सब चीज़ होती है, इसको पढ़ के जाना है। और ज्योग्राफी में आप लोगों का यही आ जाता है, क्लाइमेट क्रॉप आ जाएगा। क्लाइमेट क्रॉप के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का अ, अ, जैसे हमारी रिवर्स हैं, लेक्स हैं जम्मू कश्मीर में, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे कवर हो सकती हैं। और यहाँ पे 50 क्वेश्चंस बनाना एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल पे लेके जाता है। बट आप लोगों ने इसको हर एक चीज़ को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। अब जो सबसे मेजर सवाल आता है बच्चों का, सर हम लोग फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, अब हमारा स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, और बहुत सारे बच्चे अब जैसे सर्दी हैं वो जम्मू में आए हुए हैं, हम कश्मीर में जाएं वापस एग्ज़ाम दें, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। कल भी मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुई थी, मैंने उन सबको ये कहा है कि फाइनेंस के लिए आप लोगों ने मेहनत करी है, नो डाउट आप लोगों के फाइनेंस में 80 थे, 90 थे या 100 थे पिछली बार, लेकिन आज आपके सामने इस समय क्या है, इस समय स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ठीक हफ्ते के बाद है। अभी मैं टेस्ट में स्कोर चेक कर रहा हूँ, वो स्कोर बच्चों का कुछ कहते हैं 90s में आ रहा है, कुछ कह रहे हैं 85 प्लस आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। आपकी तैयारी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी सुनाई ना कि मैं दिसंबर और जनवरी वाली चीज़, अब मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर में जो रिजल्ट एग्ज़ाम दिया था वो था मेरा आरआरबी का, जनवरी में मेरा एग्ज़ाम था आईबीपीएस क्लरिकल का, और फरवरी में अब यहाँ हुआ क्या था, जनवरी सेम डेट को ही जिस दिन आईबीपीएस था उस दिन मेरा एसएससी का एग्ज़ाम था। आपकी सिचुएशन के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो जो ये मेरा आरआरबी का एग्ज़ाम था, तो ये आप लोगों का वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम था। जो मेरा आईबीपीएस का एग्ज़ाम है, यानी कि जो एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ था, वो आप लोग मान लीजिए आपका स्टॉक असिस्टेंट का, और जो एसएससी का था वो आप लोगों का फाइनेंस का था। एग्जाम में हुआ क्या था, ये एग्जाम मेरा पोस्टपोन हो गया था फरवरी में, और मेरे पास ठीक, मुझे आज भी डेट याद है कि 13 जनवरी को ये नोटिस आया था कि 20 जनवरी को अब ये एग्जाम होगा, और ये एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। उस समय तैयारी मैंने पूरी करी थी, दिमाग मेरा उस समय यही था कि एसएससी के लिए जाना है, एसएससी को ही क्वालिफाई करना है, जैसे आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा है कि फाइनेंस को ही करना है। उस समय मेरे को एक चीज़ समझाई थी मेरे भाई ने कि अगर तैयारी करी है तो बस जाके एग्जाम में बैठ आओ अपने आप। देखो आप लोगों ने अगर फाइनेंस की तैयारी करी है अच्छे से, अगर आप लोगों ने वीएलडब्ल्यू की करी थी, इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं करी अच्छे से, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोग इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे के आओगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम के बाद आप लोग जब बात करोगे मेरे साथ, आप बोलोगे सर ये चीज़ें अगर काश वीएलडब्ल्यू में कर दी होती तो हम लोगों का आज रिजल्ट कुछ और होता। सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बस एग्ज़ाम दे के आओ। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करा है स्टॉक असिस्टेंट के लिए, एग्ज़ाम में ज़रूर अपेयर होना, एग्ज़ाम को ज़रूर दे के आना। आप लोग अपना बेस्ट इसमें दे के आओगे, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बता पा रहा हूँ। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हम लोग इसमें कोई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जा रहे। हम लोगों के दिमाग में बस यही कि सर तैयारी एफ डबल ए की कर रहे हैं। आप लोग जाओ हफ्ता यहाँ पे इस एग्ज़ाम को दे दो होली सोली, उसके बाद 14 दिन मिलेंगे। 14 दिन भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत है, मोर देन इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए, फाइनेंस के लिए, क्योंकि हम लोग जो चीज़ 2.5 साल से करते आ रहे हैं, अगर हफ्ता नहीं भी करेंगे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट के साथ बहुत सारे बच्चे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि तैयारी होनी क्या चाहिए। 7 दिन के लिए टॉप प्रायोरिटी पे स्टॉक असिस्टेंट को रख दो, क्योंकि देखो वैकेंसीज इसमें भी हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, और अगर आपका पेपर मान लो 14 तारीख को बहुत अच्छा जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली उस जोन में चले जाओगे कि आप माइंड आपका एकदम रिलैक्स हो जाएगा, और आप लोगों की जो तैयारी अभी चल रही है वो 200% जो है डबल एफर्ट के साथ फाइनेंस में आ जाएगी। ठीक है,
तो ये चीज़ को ध्यान रखना अपने दिमाग में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, जो आप लोगों के ये टेस्ट वगैरह हैं, इनके प्राइजेस हम लोगों ने और कम कर दिए हैं। वैसे आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हमने इसके प्राइजेस और कम कर दिए हैं। आप देना चाहते हैं तो आपको ऐप पे मिल जाएंगे, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो बच्चे सिर्फ टेस्ट के लिए कह रहे हैं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को एक बार इवेल्युएट कर सको। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत आप लोगों ने करी है, मुझे उम्मीद आप लोगों से पूरी है कि जो बच्चे VLW के थोड़े से ज़ख्मी शेर हैं, वो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़बरदस्त करके आएंगे। तो अपने लिए इस एग्ज़ाम को दे के आओ, और बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के साथ जाओ, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है जितना आप लोगों के बाकी एग्जाम्स का है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। गुड नाइट।